जय हिंद। तो आज साथियों हम लेकर के आए हैं सेकेंड लेक्चर पॉलिटी का, और हम कर रहे थे संवैधानिक पृष्ठभूमि, कहाँ कहाँ से हमारे संविधान के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं हमारे संविधान को बनाने में, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने कल पढ़ा था कि प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद हमारी कंपनी, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, तो भारत में किस प्रकार से शासन प्रशासन करती है, और पूरे भारत में इवन पूरे बंगाल में, पूरे भारत में हर जगह जो हो तो इसने किस तरीके से यहाँ की जो तो अर्थव्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश की। उसके कारण वहाँ के इंग्लैंड के हमने बात की थी कि जब इंग्लैंड के संसद में वहाँ के राजा जो थे, तो वहाँ के लोगों को भी इस बात की चिंता बनी हुई थी कि जो कंपनी बाहर जा कर के किसी देश में इतने बड़े भूभाग में कब्जा कर लेती है, तो वो ब्रिटिश के राजा के लिए, ताज के लिए, वहाँ की संसद के लिए भी खतरा हो सकती है। तो वहाँ से हमने देखा था कि जब बक्सर के युद्ध के बाद 1764 के बाद 1773 तक आते आते बहुत ज़्यादा जो तो कंपनी की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई, क्योंकि जो सभी लोग पदाधिकारी थे तो वो अपने निजी स्वार्थ के कारण अत्यधिक मात्रा में घूसखोरी और इन सारी चीज़ों में लिप्त हो गए थे। ठीक है, तो इसके कारण आर्थिक स्थिति गड़बड़ होने के कारण कंपनी ने इंग्लैंड की संसद से मदद मांगी। तो संसद को उस समय पर एक अच्छा मौका मिला, उसने इस बात को उसके सामने, कंपनी के सामने रखने का कि कंपनी को रेगुलेट किया जाए, कंपनी को संसद के शिकंजे में रखा जाए। ठीक है, इसके माध्यम से उन्होंने क्या किया, शर्त रखी, और शर्त के माध्यम से कंपनी को कुछ होल्ड किया और उसे आर्थिक रूप से मदद की। ठीक है, तो वहाँ से हमने देखा था कि जब पहला यहाँ से रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, 1773 का हमारा पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है और कंपनी को रेगुलेट करता है। फिर इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। फिर इसके बाद 1793 का एक्ट आता है। फिर इसके बाद जिसे जो अभी मैंने कल एक शब्द भी बताया था, चार्टर एक्ट। तो जो चार्टर होता है तो उसका मतलब क्या होता है, अधिकार पत्र। मतलब किसी एक चीज ने दूसरी वस्तु को, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को यह अधिकार दिया कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे संसद से, ब्रिटेन की संसद से कंपनी को ये चार्टर दिया जाता था कि आप यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं, इस तरीके से अधिकार दिया जाता था। तो वहाँ से चार्टर एक्ट जो पारित होते थे, तो हम उनकी भी बात किए थे, जो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट थे। ठीक है, हमने 1833 तक के जो तो अधिनियम, चार्टर अधिनियम की बात कर ली थी। ठीक है, तो इससे मैं अभी लास्ट में जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो मैं आपको इजीली याद करवा दूंगा कौन कौन से एक्ट आए, सन में आपको दिक्कत नहीं लेना है, याद हो जाएगा। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं। आज हमने 1833 तक की बात कर ली थी, 1833 तक की हमने बात कर ली थी। 1833 का हमने जब बात की थी कि जो कंपनी थी तो उसके व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। इसके पहले जो 1813 का हमारा चार्टर एक्ट आया था, तो उसमें कंपनी के एकाधिकार को खत्म किया गया था, लेकिन चीन के साथ चाय के व्यापार को बरकरार रखा गया था, 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन 1833 आता है तो चीन के साथ चाय के व्यापार को भी पूरी तरीके से एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। और इसके अलावा 1813 में क्या होता है कि भारत की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए जो तो आवंटित किया जाता है भारत के यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो शिक्षा के लिए जब वो 1 लाख रुपए आवंटित किया जाता है कंपनी के द्वारा, तो उसमें उनका स्वार्थ अत्यधिक मात्रा में छुपा होता है, ताकि जो भारतीय लोग होंगे वो अंग्रेजी सीखेंगे और उससे उनकी कंपनी के लिए एम्प्लॉय मिलेंगे, जो तो इससे उनको मदद मिलेगी। और दूसरा क्या था, यदि शिक्षा पर पैसा खर्च होगा तो वहाँ के लोग, अंग्रेज लोग भी भारतीय संस्कृति को सीखेंगे, यहाँ की चीज़ों को समझेंगे, जिससे उनको भारत के ऊपर शासन प्रशासन करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष आवंटित किया था। ठीक है, 1833 में हमने बात कर ली थी। आज हम यहाँ पे देखेंगे 1853 से और कुछ आगे पूरे आज हम ये खत्म कर देंगे, फिर इसके बाद हमारा संविधान चालू हो जाएगा मुख्य रूप से। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 1853 में जो हमारा चार्टर एक्ट पारित होता है, तो यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाएं, जो कंपनी में जो पद होते हैं, कंपनी के जो पद होते हैं, तो उनको अब नॉर्मली भर्ती नहीं किया जाता था, प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती किया जाने लगा। क्या किया जाने लगा, प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती किया जाने लगा। जो जिनके नंबर या जो उत्तीर्ण होते थे उन्हीं को पदों में भर्ती किया जाता था। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हैं, बाकी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 1858 वाला इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए 1858 के पहले 1857 में जब भारत का पहला स्वतंत्रता
संग्राम हुआ तो उसके बाद फिर यहाँ पे 1858 का एक अधिनियम, भारत शासन अधिनियम पारित होता है। ठीक है, जब यह अधिनियम पारित होता है तो यहाँ से ब्रिटेन की जो महारानी थी उन्होंने ये भी आदेश दे दिया था कि अब किसी भी राज्य में या जो भी भारत के प्रांत हैं उनमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें कुछ चीज़ें याद करनी है। देखिए, यहाँ पे मुगल पद को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। 1858 का जब भारत शासन अधिनियम आया तो जो मुगल पद था जो दिल्ली का, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। ठीक है, भारत के राज्य सचिव का पद एक गठित किया गया। भारत के राज्य सचिव का पद गठित किया गया। पहले राज्य सचिव कौन बने? स्टेनली बने। पहले राज्य सचिव कौन बने? स्टेनली बने। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखें यदि हम, तो गवर्नर जो अभी तक गवर्नर जनरल जिसे कहा जाता था, तो उसे अब क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। और इसके बाद अब क्या हुआ कि 1857 तक जो प्रशासन था तो कंपनी संभाल रही थी पूरे भारत के लिए, जहां जहां पर उसने कब्जा कर लिया था। लेकिन 1858 में जब ये भारत शासन अधिनियम आता है तो यहाँ से जो ब्रिटेन की जो संसद है यानी राजा है, उनका कंट्रोल भारत के जिन प्रांतों को उन्होंने जीता था वहां पर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इन्होंने वायसराय कहा, किसको कहने लगे? गवर्नर जनरल को वायसराय कहने लगे। ठीक है, अब वायसराय की देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। ये यहाँ पे भी वायसराय लिखा है, तो वॉइस का मतलब आवाज, और किसकी आवाज? रॉय, मतलब रॉयल फैमिली, यानी जो वहाँ के राजा हैं, जो किंग हैं, जो क्यून है, उनकी आवाज, उनकी जो आवाज को यहाँ पर मतलब जो वो बोल रहे हैं वही यहाँ पे किया जा रहा है। जो व्यक्ति मेन है उसको वायसराय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वायसराय कहा जाएगा। मतलब जो यहाँ पे वायसराय के पद पर बैठा है वो किसका आदमी है? कंपनी का नहीं है। किसका है? ब्रिटेन की संसद यानी राजा का है। किसका है? ब्रिटेन की राजा का है। ठीक है, तो जो व्यक्ति वायसराय के पद पर बैठा है वो कंपनी का व्यक्ति नहीं रहा। किसका व्यक्ति हो गया? वो राजा का हो गया। और जो गवर्नर जनरल होता था ये किसका व्यक्ति था? कंपनी का था। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझना है इस बात को। अब देखिए, अंतिम गवर्नर जनरल जो था, अंतिम गवर्नर जनरल तो कैनिंग था, और कैनिंग के समय में ही 1857 का विद्रोह होता है, स्वतंत्रता संग्राम होता है। तो अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग था, और कैनिंग को ही फिर वायसराय बनाया जाता है। तो अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग, और प्रथम वायसराय तो कैनिंग, प्रथम वायसराय तो भी कैनिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे यदि हम देखें तो 1861 का अधिनियम जो पारित हुआ, तो यहाँ से जो वायसराय था तो उसको अध्यादेश पारित करने की शक्ति दी गई। क्या दी गई? अध्यादेश पारित करने की शक्ति दे दी गई 1861 वाले में। ठीक है, अध्यादेश पारित करने। अब अध्यादेश क्या है? अब ये सारी चीजें, यही सारी चीजें हमारे संविधान में धीरे धीरे आकर के हमारे संविधान को अच्छा बनाती है। ठीक है, जैसे अध्यादेश है तो आज भी हमारे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश का मतलब जैसे कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि संसद सत्र उस समय ना चल रहे हों और किसी कानून की, किसी नियम की जो तो आवश्यकता हो, तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर से जो नियम बनेंगे तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर से वो संसद के जैसे मान्यता प्राप्त जो हो तो आगे कार्य करने लगेंगे। ठीक है, तो उनको अध्यादेश बोला जाता है। तो 1861 में अध्यादेश पारित करने की वायसराय को शक्ति दे दी गई। और इसके अलावा 1861 में क्या किया गया? भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाने लगा। ठीक है, वायसराय की जो कमेटी होती थी, यहाँ पर जो डिस्कशन होते थे बैठ करके, वहां पर भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करने का प्रयास किया गया। यदि क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कभी कभी कि कब जो तो भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाने लगा जो तो किसी भी प्रकार के यहाँ पर डिस्कशन में। ठीक है, जैसे वायसराय के परिषद में, तो 1861 के अधिनियम से भारतीय प्रतिनिधियों को वायसराय के परिषद में शामिल किया जाने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। अब हम इसे इरेज करके आगे कुछ देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी हमने देखा 1861 का अधिनियम। तो 1861 के अधिनियम में थोड़ा सा आपको ये याद रखना, अभी मैंने बताया कि जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी तो भारतीय लोगों को भी उसमें शामिल किया जाने लगा, पहली बार शामिल किया गया। ठीक है, तो 1862 में क्या होता है कि 1861 का जो अधिनियम आता है तो उसी के तहत 1862 में कैनिंग ने जो वायसराय था, कौन? कैनिंग, जो कैनिंग वायसराय था, तो इसने बनारस के राजा
बनारस राजा मतलब यानी बनारस के राजा, और पटियाला के राजा, पटियाला के जो राजा थे, और इसके अलावा सर दिनकर राव, किसको? सर दिनकर राव को, इनको जो वायसराय की विधान परिषद थी उसमें क्या किया? इनको मनोनीत किया। क्या किया? इनको मनोनीत किया, यानी वायसराय ने सीधे इनको चुना। ठीक है, तो इस तरीके से बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव। तो यदि कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि वो पहले लोग कौन थे जो वायसराय की विधान परिषद में शामिल किए गए या मनोनीत किए गए, तो ये इनके नाम हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे यहाँ पे देखते हैं 1876 का जो अधिनियम पारित हुआ उसमें क्या हुआ? विक्टोरिया को, जो महारानी विक्टोरिया थी, उनको भारत की साम्राज्ञी यानी भारत की महारानी घोषित कर दिया गया। ठीक है, जो भारतीय क्षेत्र ब्रिटिश के अधीन हो गया था तो उनकी साम्राज्ञी घोषित कर दी गई। यहाँ पे अगला अधिनियम देखते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है क्योंकि हम वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से पढ़ रहे हैं, वैसे इतना भी काफ़ी लोग पढ़ाते नहीं हैं। ठीक है, तो मुझे लगा कि इसे पढ़ाना चाहिए ताकि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बने कि कैसे हमारा संविधान के लिए पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1909 का जो अधिनियम है तो इसको क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो अधिनियम। ठीक है, क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो अधिनियम इसको बोला जाता है। यहाँ पे मार्ले मिंटो इसको अधिनियम क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो मार्ले थे, कौन? जो मार्ले थे तो उस समय भारत के क्या थे? ये भारत के राज्य सचिव थे। क्या थे ये? राज्य सचिव थे। कौन थे? राज्य सचिव थे। ठीक है, ये राज्य सचिव रहते कहाँ थे? ये राज्य सचिव रहते इंग्लैंड में ही थे। ठीक है, लेकिन जो भारत का जो कार्य होता था उन पे इनकी निगरानी जरूर रहती थी। ठीक है, और ये मिंटो उस समय पे क्या थे? तो ये मिंटो उस समय पर वायसराय थे। क्या थे? वायसराय थे। ठीक है, क्या थे ये? उस समय पर वायसराय थे। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा 1909 का जो अधिनियम पारित हुआ, मार्ले मिंटो सुधार जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो इन्होंने वास्तव में सुधार नहीं किया, इन्होंने भारत में और गड़बड़ी कर दी। ठीक है, क्या गड़बड़ी कर दी? इन्होंने ये सोचा, ये दिमाग लगाया कि भारत को सांप्रदायिकता में बांटा जाए। ठीक है, तो इन्होंने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे दिया। क्या दे दिया? सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे दिया। कैसे बढ़ावा दिया? जब इलेक्शन चालू हुए, चुनाव जब चालू हुए तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के अलग अलग क्षेत्र विभाजित कर दिए। ठीक है, इन्होंने ऐसा इसमें नियम बनाया कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है तो वहां पे जो प्रतिनिधि खड़ा होगा तो वो कौन होगा? मुस्लिम ही होगा। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने सांप्रदायिकता में भारत को झोंकने की कोशिश की। ठीक है, और इसके आगे जब हमारा और एक अधिनियम आएगा 1919 का तो उसमें से इसको और आगे भी बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो ये जो मिंटो है तो मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे ज्यादातर चीजें सब शार्ट में लिखने का प्रयास करता हूँ क्योंकि शार्ट नोट्स के रूप में आप इसे बनाएंगे तो रिवीजन बहुत जल्दी होगा। ठीक है, और यदि आप पूरा लिखते रहेंगे कि सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है तो फिर तो रिवीजन हो ही नहीं पाएगा इतना जल्दी। ठीक है, यदि आप रीड कर लिए हैं फिर रिवीजन के लिए शार्ट नोट्स में कुछ शब्द ही लिखेंगे तो वहां से आप जैसे ही पढ़ेंगे तो माइंड में तुरंत क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये पूरा लाइन ऐसे लिखी थी। ठीक है, बजट पे वाद विवाद करने के लिए छूट मिली। ठीक है, 1919 के जो मार्ले मिंटो सुधार आया तो उसमें बजट पर जो वाद विवाद करने की छूट मिली। ठीक है, भारतीय लोगों को। ठीक है, आगे देखते हैं सार्वजनिक हित के जो विषयों पर प्रस्ताव, भारत के जो लोग थे उनको सार्वजनिक हित के जो विषय होते थे उन पर प्रस्ताव देने के लिए भी छूट मिली। ठीक है, और पूरक प्रश्न यानी उल्टे प्रश्न, जैसे मान के चलिए कोई कुछ बोलता है तो उसका अपोजिट भी हमें पूछने का जो हो तो यहाँ पर व्यवस्था की गई। ठीक है, आगे देखते हैं मत देने की, मतदान की भी छूट मिली। ठीक है, मत देने की भी छूट मिलती है यहाँ से भारतीय लोगों को। आगे देखते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे तो कार्यकाली परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा क्या थे? कार्यकाली जो परिषद थी उसके प्रथम भारतीय सदस्य थे। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे पूरा रीड कर लेना है। अब हम इसे इरेज करके आगे कुछ देखते हैं। देखिए यहाँ पे आगे
अभी हमने देखा कि जो 1919 का अधिनियम आया था तो उसको क्या बोलते थे, मार्ले मिंटो, ठीक है, मार्ले मिंटो बोलते थे। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, तो 1909 का, ठीक है, किसको बोला जाता है, 1909 वाले को। और ये अभी आगे देखिए 1919 का, इसको और क्या बोला जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, क्या बोला जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो उसमें हमने 1909 वाले में हमने ये देखा, 1909 वाले में हमने ये देखा कि यहाँ पर जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का जो हो तो प्रस्ताव ये लोग करते हैं, क्या करते हैं, मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में, मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में क्या करते हैं ये लोग, सांप्रदायिक निर्वाचन जो हो तो कर देते हैं, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जो हो तो इनको घोषणा करते हैं। और इसके बाद इसका अर्थ क्या है, जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है तो वहां पर जो प्रतिनिधि होगा तो मुस्लिम ही होगा, क्या होगा, मुस्लिम ही होगा। इस तरीके से इन्होंने व्यवस्था कर दी। और इसी सांप्रदायिकता को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए 1919 में क्या किया कि जो 1909 में मुस्लिमों तक सीमित था, तो 1919 में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे शायद मैं लिखता हूँ, यदि देखिए ना, तो इन्होंने सिख और ईसाइयों के भी जो हो तो सिख, ईसाई और क्या, आंग्ल भारतीय और क्या, यूरोपियों के ऊपर भी लागू कर दिए, ठीक है, सिखों के ऊपर, ईसाइयों के ऊपर, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के ऊपर, इनके ऊपर भी लागू कर दिया, ठीक है। मुस्लिम तो पहले से ही थे, मुस्लिमों का तो पहले से ही था, ठीक है, लेकिन इन्होंने इतने और बढ़ा दिए, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों को, इनको और इसी में ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन को और आगे बढ़ा दिया और जो हो तो सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि सांप्रदायिकता को इन्होंने और बढ़ाया, ठीक है। यदि यहाँ पे हम बात करें थोड़ा सा, तो केंद्र में द्विसदनात्मक और प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्र में द्विसदनात्मक और प्रांतों में द्वैध शासन, तो दोनों शब्द समझिएगा, दोनों क्योंकि एक ही जैसे लग रहे हैं, द्विसदनात्मक और द्वैध शासन, तो दोनों को समझने का प्रयास करिएगा। जो द्विसदनात्मक है, आज जो हमारी भारतीय संसद है तो क्या है, द्विसदनात्मक, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, लोकसभा राज्यसभा, तो द्विसदन है, दो सदन है। यदि हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये भी हमारा द्विसदनात्मक है, विधानसभा विधान परिषद है, ठीक है। लेकिन जो द्वैध शासन होता है, द्वैध शासन का मतलब कि दो ऐसे शक्ति, दो ऐसे राजा, दो पावरफुल व्यक्ति जो दोनों के पास लगभग बराबर क्षमता, दोनों के पास बराबर ताकत होती है, ठीक है। जैसे हम बात करें कि जब यहाँ पे 1764 में जब बक्सर का युद्ध खत्म हो गया था, ठीक है, तो उसके बाद बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया गया था। क्या लगा दिया गया था, द्वैध शासन। तो जो जिसको बंगाल का नवाब बनाए थे, क्या बंगाल का जिसको नवाब बनाए थे, और एक थी कंपनी, ठीक है, क्या कंपनी और बंगाल का नवाब। तो ये जो बंगाल का नवाब था, ये क्या देखता था, शासन प्रशासन देखता था, क्या देखता था, शासन प्रशासन। और कंपनी क्या देखती थी, धन संपत्ति वाला, क्या देखती थी कंपनी, आर्थिक और जो तो स्थिति को संभालती थी। और ये बंगाल का जो नवाब था तो ये अपना शासन प्रशासन से संभालता था, ठीक है। तो इस तरीके से इसको द्वैध शासन बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है, दोनों लगभग समान पावरफुल है, ठीक है, तो ये द्वैध शासन। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये द्विसदनात्मक, दो सदन होंगे, ठीक है। तो इसको आपको डिफरेंस समझना होगा क्योंकि कंफ्यूजन होती है इसमें। तो द्वैध शासन का मतलब कि दोनों लगभग पावरफुल सेम, और द्विसदनात्मक का मतलब द्विसदन आज जो हमारे यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो केंद्र में क्या किया गया, द्विसदनात्मक प्रणाली बनाई गई, और प्रांतों में क्या किया गया, द्वैध शासन लागू कर दिया गया। कब, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से, ठीक है। ये जो मॉन्टेग्यू था, तो मॉन्टेग्यू कौन था उस समय, मॉन्टेग्यू था उस समय, क्या था, ये राज्य सचिव था, भारत का राज्य सचिव, ठीक है, भारत का राज्य सचिव था, ठीक है। और यदि हम इस चेम्सफोर्ड की बात करें तो ये कौन था, वायसराय था, क्या था, ये क्या था, वायसराय था, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना है। आगे यदि हम देखें, बात करें तो यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसी अधिनियम के तहत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई हमारी, कब, 1926 में, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रख लेना है। यदि क्वेश्चन कभी ऐसे याद है कि संघ लोक सेवा आयोग की यानी यूपीएससी की स्थापना कब की गई, तो 1926 में, ठीक है। फिर ये हमारा खत्म हो जाता है। यहाँ से हमें देखना है साइमन कमीशन। तो ये साइमन कमीशन क्या है, ये साइमन कमीशन
भारत में कब आया? 1927 में। कब आया? 1927 में। अब ये है क्या? ये जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, तो इसकी समीक्षा करने के लिए कि ये कैसे कार्य कर रहा है और भारत की सामाजिक स्थिति को देखने के लिए ही साइमन कमीशन आया था। और ये देखने भी आया था कि क्या भारत में संविधान सक्सेसफुल हो जाएगा कि नहीं। अब इसमें दिक्कत क्या हुई कि जो साइमन कमीशन थे, तो साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ठीक है, कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ठीक है, और यहाँ पे जो साइमन कमीशन का जो मुख्य था, जो अध्यक्ष था, वो कौन था? सर जॉन साइमन। कौन था? जॉन साइमन। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं, जॉन साइमन था। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं, 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। और ये सातों सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। क्या थे? ये सातों सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। ठीक है, अब इस बात से भारतीय लोग रुष्ट हो जाते हैं कि जितने भी सदस्य हैं वो क्या कौन है? अंग्रेज हैं। क्योंकि यदि सदस्य 7 हैं तो इनमें से यदि कुछ भारतीय होते तो भारत के लोग इतने आक्रोश में नहीं आते, लेकिन ये पूरे के पूरे सदस्य अंग्रेज हो गए। इस कारण से भारत के लोग ज्यादा आक्रोशित हुए और फिर साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे। ठीक है, और इसी में यहाँ पे आप याद कर सकते हैं कि 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जब लाठीचार्ज होता है तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। ये आप पूरा नाम लिख लीजिएगा आगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बात करें, यहाँ पे आपको इतना याद रखना है, साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। विरोध क्यों हुआ? क्योंकि जो साइमन कमीशन के जो सदस्य थे वो सातों सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉन साइमन था। ठीक है, इस तरीके से। और साइमन कमीशन कब आया? तो 1927 में। सीधे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक है, और साइमन कमीशन के विरोध में ही 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है लाठीचार्ज में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सांप्रदायिक पंचाट। तो ये क्या है? ये सांप्रदायिक पंचाट, ये जो सांप्रदायिक पंचाट है, यहाँ पे जो हम तब से सांप्रदायिकता पढ़ रहे हैं, तो ये सांप्रदायिकता को और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, सांप्रदायिकता को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सांप्रदायिक पंचाट में क्या करते हैं कि सांप्रदायिक, यहाँ पे पहले आपको सबसे पहले ये नोट करना है कि सांप्रदायिक पंचाट किसने जारी किया? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। किसने? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट जारी किया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? इन्होंने देखिए, सबसे पहले उन्होंने मुस्लिम और हिंदू, इसके बाद सिख, ईसाई, और इसके अलावा आंग्ल भारतीय, और इसके अलावा यूरोपीय। ठीक है, आंग्ल भारतीय यानी जो भारतीय और अंग्रेजों के मिक्स जो संतान है उनको आंग्ल भारतीय बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तो मुस्लिम, सिख, ईसाई और इसके अलावा आंग्ल भारतीय और यूरोपीय, इतने का जो है तो सांप्रदायिकता हो चुकी है यहाँ तक में। ठीक है, यदि हम सांप्रदायिक पंचायत की बात करें तो 1932 में क्या किया गया? दलितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। दलितों को भी शामिल कर लिया गया। क्या किया गया? दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की जाने लगी। ठीक है, जब दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई तो ये यहाँ से क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने अनशन कर दिया। क्या कर दिया? महात्मा गांधी ने अनशन चालू कर दिया। और महात्मा गांधी जी ने जब अनशन चालू कर दिया तो यहाँ पे यरवदा जेल, कौन सी जेल? यरवदा जेल में पुणे पैक्ट, कहाँ का? पूना पैक्ट। ठीक है, पूना का समझौता। ठीक है, पूना का समझौता किसके किसके बीच में हुआ? अंबेडकर जी के बीच में और गांधी जी के बीच में। ठीक है, इसी बात को लेकर के कि गांधी जी ने क्या कहा कि अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग नहीं बल्कि आरक्षण दिया जाए। क्या दिया जाए? आरक्षण दिया जाए कुछ सीटों में, कि आरक्षण दिया जाए दलितों के लिए, तो वहां से वो लोग प्रतिनिधि के रूप में चुने जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये बात हुई गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में। तब फिर ये जो दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का था उसको पीछे हटे अम्बेडकर जी। ठीक है, अब आगे यदि हम बात करें तो 1935 की बात करें तो 1935 में भारत शासन अधिनियम आया। क्या आया? भारत शासन अधिनियम आया। तो भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ? जो साइमन कमीशन था, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आता है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम किस पर आधारित था? तो साइमन कमीशन पर आधारित था। किस पर आधारित था? साइमन कमीशन पर आधारित था। किस पर आधारित था? साइमन कमीशन पर आधारित था। ठीक है, यहाँ से 1935 के भारत शासन अधिनियम से क्या क्या काम किए इन लोगों ने? इन लोगों ने बर्मा को अलग कर दिया। बर्मा यानी म्यांमार को अलग कर दिया भारत से। ठीक है, तो कब अलग किया?
1937 में अलग कर दिया भारत से, ठीक है। और क्या किया गया, आरबीआई की स्थापना की गई 1935 के अधिनियम से, आरबीआई की स्थापना की गई, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया गया, केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया, केंद्र में क्या किया गया, द्वैध शासन। देखिए यहाँ पे अभी तक क्या हो रहा था, केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली अपनाई गई थी और प्रांतों में द्वैध शासन, लेकिन 1935 के अधिनियम से केंद्र में भी द्वैध शासन अपना लिया गया, ठीक है। और यहाँ पे आगे क्या किया गया, मैं इसी रेज करके यहाँ पे बताता हूँ, थोड़ा सा शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से आपको याद रखना है यरवदा जेल, पूना पैक्ट, रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। और ये क्या है, सांप्रदायिक पंचाट कब आया, तो 1932 में। ये सारी चीजें आपको याद रखना, ये मैं इधर लेके लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखिए जो केंद्र में द्वैध शासन है, इसके बाद यहाँ पे क्या किया गया कि इसके बाद यहाँ पर जो केंद्र और प्रांतों की जो शक्तियां थी, शक्तियों का विभाजन किया गया। क्या किया गया, शक्तियों का विभाजन किया गया, ठीक है। और यही शक्तियां आज हमें जो अपने यहाँ पे केंद्र और प्रांतों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन किया गया, तो कौन कौन सी सूची बनाएगी, प्रांतीय सूची, परिसंघ सूची, समवर्ती सूची। प्रांतीय सूची, परिसंघ सूची, समवर्ती सूची। तो प्रांतीय जो सूची थी तो वो प्रांतों के लिए, प्रांत के लिए जो शक्तियों का विभाजन था वो, और केंद्र की जो शक्तियां थी तो परिसंघ सूची में और समवर्ती सूची में दोनों की शक्तियों की बात की गई, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से हमारी शक्तियों का विभाजन किया जाता है भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक है, जो 1935 का आया था। अब इसके बाद हम इसे इरेज करके कुछ चीजें और देख लेते हैं। तो ये देखिए लास्ट हमारा अधिनियम है, ठीक है। और इसके बाद फिर हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपना संविधान पूरी तरीके से चालू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1947 वाला जो हमारा अंतिम अधिनियम है, तो इसका क्या नाम है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्या नाम है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। तो 1947 में, इसमें थोड़ा सा बस कुछ चीजें याद रखने, जैसे ये जो प्रस्ताव है, जो स्वतंत्रता अधिनियम है, तो ये कब प्रस्तावित किया गया, ये ब्रिटेन की सब संसद में हो रहा है। तो कब पारित किया गया, कब प्रस्तावित किया गया, 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया ब्रिटेन की संसद में, ठीक है, 4 जुलाई 1947 को। और इसको स्वीकृति कब मिली, कब इसे स्वीकार किया गया, तो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल गई, ठीक है, स्वीकृत हो गया, ठीक है। इसके तहत क्या इसमें बताया गया कि 15 अगस्त 1947 को 2 अधिराज्य भारत और पाकिस्तान के नाम से, इंडिया और पाकिस्तान के नाम से बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी, हमने देखा कि जो संविधान की पृष्ठभूमि थी, संविधान कैसे धीरे धीरे बन रहा था, काफी सारी चीजें यहाँ से हमारी ली जाएंगी संविधान को बनाने में, तो वो हमने पढ़ा। और यहाँ से जब हम संविधान पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज यहाँ से ली गई, ये चीज यहाँ से ली गई, तो वहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।